मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भांदीकुई। हम बात कर रहे थे, आइडियलिज्म की बात कर रहे थे कि आदर्शवाद क्या है या प्रत्ययवाद क्या है, ये देख रहे थे। अब ये पार्ट पेपर फर्स्ट में हम देखेंगे। आदर्शवाद में ही एक हीगल की जो अवधारणा थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, द्वंद्वात्मक प्रणाली। उस पर विचार देखेंगे। जर्मनी में आदर्शवादी सिद्धांत को चरम शिखर पर पहुंचाने वाले और आज की सर्वोच्च सत्ता का प्रबलतम रूप प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो हीगल को प्राप्त है, जिसने अन्य जर्मन आदर्शवादियों की अपेक्षा राजनीतिक विचारधारा को बहुत अधिक प्रभावित किया है। एक उच्च राज्य कर्मचारी का पुत्र होने के कारण हीगल का पालन पोषण प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्थित ढंग से हुई और रूसो के दर्शन का उसमें विस्तृत अध्ययन किया, और उसने ईसा मसीह का जीवन चरित्र लेकर ईसाई धर्म की नैतिक असत्यताओं को उल्लेख किया। यूनानी दार्शनिकों, विशेषतः प्लेटो का उस पर विशेष प्रभाव था। वह 47 वर्ष अवस्था में विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना। उसने बर्लिन विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं अर्पित की और 61 वर्ष की अवस्था में उसका देहांत हो गया। हीगल की रचना में बहुत सारी पुस्तकें थी। लॉजिक 1812 भी थी, द फिलोसफी ऑफ राइट्स 1812 थी, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1837 है। सेवाइन का विचार था कि हीगल की राजनीतिक विचारधारा का महत्व दो बिंदुओं पर केंद्रित है, और वे द्वंद्वात्मक प्रणाली और राष्ट्रीय राज्य का आदर्श स्वरूप। हीगल के अनुसार मानवीय सभ्यता की प्रगति और विकास कभी भी एक रेखा के समान नहीं होता। एक प्रचंड तूफान के थपेड़े खाता हुआ एक जहाज अपना मार्ग बनाता है, उसी प्रकार से मानव सभ्यता भी अनेक टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से होती हुई आगे बढ़ती है। राज्य एक जड़ वस्तु ने होकर विकसित संस्था है और उसका अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए। विकास की इस प्रक्रिया में निम्न कोटि की वस्तुएं उच्च कोटि की वस्तुओं में विकसित होकर पूर्णता प्राप्त करती हैं, और उसकी निम्नता नष्ट न होकर उच्चता ग्रहण कर लेती हैं। और विकसित होने के पश्चात कोई भी वस्तु वह नहीं रहती जो पहले थी, वह कुछ आगे बढ़ जाती। इस विकासवादी प्रक्रिया को हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया। शर्तों यूनानी लोगों ने अपने विचार विमर्श से द्वंद्वात्मक प्रणाली को अपनाया, और इस प्रणाली के आधार पर आपसी कथोपकथन, तर्क और प्रतितर्क द्वारा सत्य को प्रमाणित करते, निम्न सत्य की खोज करते थे। हीगल द्वंद्व की इस प्रणाली को विचारों के क्षेत्र में लागू करते हुए कहता है कि शर्तों प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक रूपवाद होता है और विकासवाद के अनुसार बढ़ जाती है, और उसका विकसित रूप कालांतर में बिल्कुल विपरीत हो जाता है। इस विपरीत रूप को प्रतिवाद कहते हैं। जो समय आगे बढ़ता है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ये मौलिक रूप और विकसित रूप, विपरीत रूप आपस में मिलते हैं, और दोनों के मेल से वस्तु का नया समन्वित रूप संवाद कहलाता है, और ये समन्वित रूप थोड़े दिनों में फिर मौलिक रूप ग्रहण कर लेता है। उसी प्रक्रिया की निरंतर आवृत्ति होती रहती है। इसी द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर हीगल समाज और राज्य के विकास का अध्ययन करता है। वो मानता है कि यूनानी राज्यवाद है और धर्म राज्य उनकी प्रतिवाद है, राष्ट्रीय राज्य उसका एक संवाद होगा। कला, धर्म, दर्शन को भी वह इस प्रकार वाद, प्रतिवाद, संवाद मानता है, और हीगल के अनुसार द्वंद्व की इस पद्धति से ही विश्व के सभी विचार विकसित होते हैं। इन तीन अवस्था में एक दूसरे के संबंध होने, बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण कुछ आलोचक इस प्रणाली को सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में उपयुक्त मानते हैं। कैटलिन जैसे कुछ विचारकों ने तो इसका मनोरंजन, बौद्धिक अभ्यास कहकर उपास किया, किंतु दार्शनिक दृष्टि से देखने पर प्रणाली विकासवादी अध्ययन के लिए सही प्रतीत होती है। कार्ल मार्क्स ने अपनी इतिहास की आर्थिक व्याख्या हीगल की इस पद्धति के आधार पर प्रस्तुत की। हीगल रूसो और अन्य संविदावादियों की इस धारणा से सहमत नहीं है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और उसकी उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। वह संबंध में यूनानी विचारकों से प्रभावित था और वास्तविक भांति राज्य को एक स्वाभाविक संगठन मानता है,
और उसके विचार के व्यक्ति का उच्चतम विकास राज्य में संभव है। हीगल राज्य को व्यक्तियों के एक कोरे समूह के स्थान पर वास्तविक व्यक्तित्व रखने वाली सत्ता और विश्वात्मा के व्यक्ति मानता है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हीगल ने द्वंद्वात्म पद्धति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का विस्तार पूर्व विवेचन किया। हीगल ने लिखा कि इसका निर्माण दो प्रकार तत्वों से होता है। एक और विश्वात्मा अपने लक्ष्य की बढ़ती हुई इस विकास में सहयोग देती है, दूसरी मनुष्य इसके द्वारा अपने को पूर्ण बनाने का यत्न करते हुए उसका निर्माण करता है। मानव जीवन का सार स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति विश्व का इतिहास है। और स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु अब तक जो मानवीय संगठन बनाए गए सर्वोत्तम था परिवार, और ये मनुष्य की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार जो कि पारस्परिक प्रेम के दृढ़ बंधनों का परिणाम है, एक वाद है और वेपर के शब्दों में हीगल के राज्य संबंधी विश्लेषण का प्रारंभ बिंदु है। परिवार मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत छोटा सिद्ध होता है, इसलिए परिवार के रूप में नागरिक समाज का उदय होता है। परिवार के विपरीत ये ऐसे स्वाधीन वस्तुओं मनुष्यों का समूह है जो केवल स्वहित के धागे से बंधे होते हैं। परिवारवाद और नागरिक समाज प्रतिवाद की पारस्परिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक संवाद का जन्म लेता है, जो कि परिवार और समाज दोनों के सर्वोत्तम तत्वों को सुरक्षित रखता है, और वह संवाद राज्य है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक विकास की चरम सीमा राज्य है, और विकासवादी प्रक्रिया से राज्य से उच्चतर और अधिक पूर्ण कोई वस्तु नहीं। इतिहास में राज्य की ही व्यक्ति है, और आत्मकथा में जो स्थान व्यक्ति का होता है, इतिहास में वही स्थान राज्य का है। राज्य साध्य और व्यक्ति साधन। हीगल के अनुसार राज्य एक संपूर्ण इकाई, एक प्राकृतिक शब्द है, और उसके व्यक्ति उसके अंग अवश्य मात्र है। संपूर्ण शरीर अपने अंगों से बड़ा और अधिक से महत्वपूर्ण होता है, वैसे राज्य व्यक्तियों से बड़ा और महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति साधन मात्र है। हीगल व्यक्तिवादियों उपयुक्तवादियों के सिद्धांत को स्वीकार करता है और कहता है व्यक्ति का सुख और स्वतंत्रता ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, और राज्य इसी उद्देश्य को पूरा करने का एक कृत्रिम साधन है। राज्य परम सत्य और वास्तविकता है, इसलिए वही साध्य है जो व्यक्ति साधन मात्र है। उसने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास का दर्शन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में लिखा कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। हीगल की धारणा को प्रोफेसर मैगवर ने इस प्रकार व्यक्त किया कि पुराने उदारवादी इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य अपने साथ ही साध्य नहीं है, बल्कि एक साधन मात्र है, और साध्य जनता की भलाई और कल्याण। घोषित किया कि राज्य स्वयं साध्य है और व्यक्ति एक साध्य के लिए साधन मात्र है। वो साध्य है इस राज्य का ऐश्वर्य किसके घटक हो। राज्य एक स्थायी संस्था है जो नैतिक गुणों के कारण व्यक्तियों के भाग्य की सच्ची निर्णायिका है। राज्य एक स्तर नहीं वरन विकसित संस्था है जो अपने विकास के प्रत्येक चरण में मानव की विवेकशीलता के स्तर को प्रकट करती है। निरंकुश सर्वशक्तिमान और अभ्रमांत कभी गलती नहीं करने वाला है। राज्य तो पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतार है, वो पृथ्वी पर अस्तित्वमान और एक देवी विचार है। देखेंगे राज्य और स्वाधीनता। हीगल के सम्मुख जर्मनी के एकीकरण पुनरुत्थान की समस्या थी, और प्रारंभ से हीगल का विचार था कि उग्र व्यक्तिवाद और जर्मन राष्ट्रीय चरित्र का एक प्रमुख दोष है, और वह उस उग्र व्यक्तिवाद पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रेरित हुआ। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे विशेष गुण और परिवर्तन का सार है। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य का विरोध करने में नहीं, पूर्ण रूप से राज्य की आज्ञा का पालन करने में। स्वयं व्यक्ति की आत्मा का भी व्यापक रूप है, और राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं हो सकता, और व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन नहीं होती। एक पूर्ण राज्य वस्तुतः वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिरूप होता है, और राज्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु स्वतंत्रता को वास्तविक रूप प्रदान नहीं कर सकती। राज्य और स्वतंत्रता संबंध में हीगल की उपयुक्त धारणा से स्पष्ट है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते। हीगल राज्य को एक नैतिक संस्था होने के नाते अधिकारों का जन्मदाता भी मानता है। हीगल के राज्य का अपना एक पृथक व्यक्तित्व और निश्चित लक्ष्य है, और व्यक्ति के एकमात्र अधिकार और कर्तव्य राज्य को उसकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायता देना, अर्थात प्रत्येक स्थिति में उसकी इच्छा अनुसार कार्य करना। हीगल के अनुसार व्यक्ति और राज्य का संबंध जीवात्मा और विश्वात्मा है। राज्य में विश्वात्मा की पूर्ण व्यक्ति होती है, चूँकि जीवात्मा का परम उद्देश्य विश्वात्मा में लीन हो जाना है। निसंदेह रूप से व्यक्ति की स्थिति
निःसंदेह रूप से व्यक्ति की स्थिति राज्य की पूर्ण अधीनता की, और व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकती। एक इतिहासकार शेबाइन हीगल के इन विचारों से संबंध लेते हैं। हीगल का मस्तिष्क जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न से चिंतित था, और निसंदेह उसने व्यक्ति को राज्य में विलीन करते समय कुछ भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह राज्य की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर सकते हैं। राज्य और नैतिकता। हीगल के अनुसार राज्य नैतिक दृष्टि से पूर्ण निरंकुश है, और स्वयं नैतिकता का संस्थापक होने के कारण उस पर नैतिकता के किन्हीं नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। आचार शास्त्र नामक ग्रंथ में लिखता है कि राज्य स्वनिश्चित निरपेक्ष वृत्ति है, जो कि अच्छे बुरे, नीचता और छल कपट में किसी अमूर्त नियमों को नहीं मानती। हीगल का विचार समस्त राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अभूतपूर्व है, और हीगल के पूर्व किसी भी दार्शनिक ने राज्य की नैतिक निरंकुशता का प्रतिपादन नहीं किया। राज्य को प्राकृतिक नैतिक कानूनों के उल्लंघन का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। हीगल की विचारधारा के नितांत विपरीत उन्होंने तो ये बात मानी कि व्यक्ति प्राकृतिक विधि, नैतिक मान्यताएं, अंतःकरण के आदेश पर राज्य का विरोध कर सकता है। किंतु हीगल प्राकृतिक विधि और सामान्य नैतिक मान्यताएं या अंतःकरण, इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं करता। ये तो नैतिकता की आत्मनिष्ठ धारणा है जो समय और स्थान के अनुसार बदलती है। नैतिकता की कोई वस्तुगत कसौटी होनी चाहिए, और राज्य के कानून ही वो कसौटी है। राज्य नैतिकता से उच्च है, और नैतिकता राज्य के कानूनों के पालन में निहित है। हीगल की राज्य संबंधी विचारधारा की विशेषता है कि राज्य को समाज में उच्च और श्रेष्ठ मानता है। हीगल के अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति करने के लिए जो विचार क्रम अपनाया गया, परिवारवाद, नागरिक समाज, प्रतिवाद और राज्य संवाद है। समाज सार्वभौम आत्मा के विकास में राज्य की पहली अवस्था है स्वार्थ और प्रतियोगिता, लेकिन राज्य सार्वभौम आत्मा के विकास की सर्वोत्तम अवस्था है। उच्च है इसका अभिप्राय कि राज्य सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को अपनी इच्छानुसार निर्धारित और नियमित कर सकता है। दर्शन को सर्वाधिकारवादी कहा जाता है, और हीगल के सिद्धांत भी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में नवीन था। राज्य की तुलना में समाज को प्रधानता दी। हीगल के युग में उदारवादी विचारक राज्य की तुलना में समाज को बहुत उच्च संस्था मानते हैं। नितांत विपरीत विचारधारा प्रतिपादन किया। हीगल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की स्थिति का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि हीगल राष्ट्रीय राज्य का न केवल प्रशंसक वरन उपासक था, और इसी धारणा थी कि राष्ट्रीय उच्च राज्य का आधारभूत विचार संघर्ष है, जो देवी इच्छा के अनुरूप है। राष्ट्रीय राज्य दूसरे राज्यों के साथ संघर्ष के इस मार्ग को अपनाकर अपनी पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और अंतर्राष्ट्रीयता में उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था, और युद्ध को मानव जाति की अनिवार्य आवश्यकता मानता था। मानता है कि शांति मनुष्य के चरित्र को भ्रष्ट करने वाली और स्थायी शांतिपूर्णता भ्रष्ट करने वाली होती है। वह लिखता है कि युद्ध मानव के स्वार्थी अहम का नाश करता है, मानव जाति को पतन के मार्ग से बचाकर उसमें क्रियाशीलता का संचार करता है। जिस पर समुद्र में शांति के समय उत्पन्न होने वाली गंदगी प्रबल तूफान से नष्ट हो जाती है, मानव समाज की गंदगी भ्रष्टाचार की शुद्ध युद्ध से हो जाती है। युद्ध में व्यक्ति और राज्य को सर्वोत्कृष्ट रूप प्रकट होता है। गृहयुद्ध की संभावना समाप्त हो जाती है। युद्ध के पक्ष में एक विचित्र तर्क ये भी देता है कि एक समय पर केवल एक ही राज्य में परमात्मा पूर्ण अभिव्यक्ति हो सकती है। परमात्मा पूर्ण अभिव्यक्ति किस राज्य में है, इसका ज्ञान युद्ध के परिणाम से हो पाता है। युद्ध में विजय राज्य को ही विश्वात्मा का पूर्ण स्वरूप कहा जाता है। उग्रराष्ट्रवादी होने के कारण हीगल अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था का समर्थक नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का केवल वह कुछ परंपराएं मात्र मानता है, जिसे मानना या न मानना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हीगल सामान्य नैतिकता और राजनीतिक नैतिकता में अंतर करता है। उनका विचार है अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामान्य नैतिक नियमों द्वारा नियमित नहीं किए जा सकते। राज्य के कार्यों की नैतिकता का निर्णय तो विश्व इतिहास के अंतिम न्यायालय में ही हो सकता है। हीगल एक ऐसे सर्वाधिकारवादी राज्य का उपासक है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्र मानवीय अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कोई स्थान प्राप्त नहीं। विवेचना के आधार पर हीगल की राज्य संबंधी धारणा की प्रमुख बातें इस प्रकार बताई गई। पहला, राज्य मानवीय जीवन की सर्वोच्च संस्था है और स्वयं समाज या कोई अन्य संस्था राज्य के समक्ष नहीं हो सकती। पहला समझ है, राज्य मानव जीवन की सर्वोत्तम संस्था है
और स्वयं समाज और अन्य कोई संस्था राज्य के समक्ष हो ही नहीं सकती। दूसरी बात कही, व्यक्ति एक एकाकी इकाई नहीं है, वरन जिस समाज में रहता है उसका एक अविभाज्य अंग है। तीसरी बात थी, राज्य एक स्वयं साध्य है और व्यक्ति राज्य के विकास का एक साधन मात्र है। चौथी बात कही कि राज्य स्वयं व्यक्ति की आत्मा का ही व्यापक रूप है और व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन करने में निहित है। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक नैतिकता के स्वयं में समेटे हुए उसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राज्य स्वयं नैतिकता से ऊपर है। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक नैतिकता को स्वयं में समेटे हुए और उसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राज्य स्वयं नैतिकता से ऊपर है। अब है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ये था हीगल का द्वंद्वात्मक राज्य समाज के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की स्थिति के बारे में। नेक्स्ट हम कल देखें।